हम लोग बात करने वाले हैं अनुच्छेद 15 पे। और अनुच्छेद 15 शुरू करने से पहले सबसे पहले एक लाइन पर ध्यान दीजिए, और वो लाइन क्या कही जाती है कि अनुच्छेद 14 का विस्तार है अनुच्छेद 15। तो ये बोला ही क्यों जाता है कि अनुच्छेद 14 का विस्तार है अनुच्छेद 15? कोई भी चीज अगर बोली जा रही है तो वैसा है, इसीलिए बोली जा रही है। यदि समाज का बहुसंख्यक वर्ग एक बात कह रहा है तो उस बात के पीछे निश्चित रूप से कोई आधार है। वो आधार अगर आपकी जानकारी में नहीं है तो अपनी जानकारी बढ़ाइए। ये मत मान लीजिए कि वो बात अधिसंख्य समाज निराधार कर रहा है और आप ठीक हैं, ऐसा मत मानिए। ठीक है, उस आधार को तलाशने की कोशिश करिए और ये मानिए कि मेरी जानकारी कम है। और ये बात हम इस संदर्भ में कह रहे हैं कि जैसे आप कचहरी में जाते हैं, जो होता देखते हैं वो कानून के बारे में आपकी मान्यता से मेल नहीं खा रहा होता, तो आप बजाय अपनी मान्यता को ठीक करने के ये मानना शुरू कर देते हैं कि मान्यता तो मेरी ही ठीक है, जो कुछ हो रहा है वो लिखे गए के अनुरूप नहीं हो रहा है, और लिखा कुछ भी रहता है और होता कुछ भी रहता है। आपकी ये मान्यताएं, आपकी ये धारणाएं और आपका इस प्रकार का व्यवहार ये एकदम गलत है। जैसे कल हम लोग मजिस्ट्रेट की जमानत देने की शक्तियों के बारे में बात कर रहे थे, और मजिस्ट्रेट नहीं शब्द तो वहां पर उच्च न्यायालय और सेशन न्यायालय से भिन्न न्यायालय है, लेकिन फिर भी यूजुअली वो शक्तियां उपयोग मजिस्ट्रेट के द्वारा की जाती हैं, इसलिए उनकी चर्चा कर रहे थे। तो आपकी मान्यताएं क्या है कि मजिस्ट्रेट, वो तो ट्राइबल कोर्ट ऑफ सेशन अगर मामला है तो बेल दे ही नहीं सकता, क्योंकि आपने देखा कि अगर स्त्री, रोगी, शिथिलांग या 16 वर्ष से कम आयु का व्यक्ति है तो वो हर मामले में उसे जमानत देने के लिए पूरी तरह सक्षम है। इसलिए अपनी मान्यताओं को बदलिए। आपकी मान्यताएं कुछ भी हों, उनको बदलिए, तब आप कानून की दुनिया में सफल होंगे। और नौकरी और शिक्षा, इसके बीच कोई संबंध नहीं है। ये दुर्भाग्य है इस युग का कि शिक्षा और नौकरी के बीच संबंध जुड़ गया। ठीक है, नौकरी प्रदान करने वाली शिक्षा वो शिक्षा का एक भाग है और उसे व्यवसायिक शिक्षा कहा जाता है। अदरवाइज शिक्षा और नौकरी, इसके बीच कोई संबंध नहीं है। ये युग का दुर्भाग्य है कि आज उस शिक्षा को उचित मानने लगे हैं जो नौकरी दिलाए। इसलिए आपका कहना है कि हम पढ़ लिख गए फिर भी नौकरी नहीं, तो इसका मतलब आप काहे के लिए पढ़े लिखे थे? नौकरी के लिए। इसका मतलब यह भी है कि अगर नौकरी आपको मिल जाती तो शायद आप पढ़ते लिखते नहीं। भाई इसका अर्थ तो ऐसे भी निकलेगा कि शायद आपको नौकरी पहले ही मिल गई होती तो आप नहीं पढ़ते लिखते। और अगर आपकी मान्यता यह है तो आप मूर्ख हैं, क्योंकि धीरू भाई अंबानी, उनके पोतों को किसी नौकरी की जरूरत नहीं है, वो ऑलरेडी सर्विस प्रोवाइडर हैं, उनके यहां लोग नौकरी करते हैं, तो उन्हें तो नौकरी पहले दिन से हासिल है, तो फिर वो क्यों पढ़ रहे हैं? इसका मतलब यह हुआ कि शिक्षा और नौकरी दो अलग अलग कॉन्सेप्ट हैं, बिल्कुल अलग बातें।
और ये युग का दुर्भाग्य है कि आप केवल उस शिक्षा को मान्यता देने को तैयार हैं जो आपको नौकरी दिला दे। शिक्षा ये अपने में एक चीज है और उसी शिक्षा को शिक्षा कहा जा सकता है जो आपको रूपांतरित कर दे, जो आप में रूपांतरण लाए। और जो तैयारी होती है एग्जामिनेशन की, ये सिर्फ एग्जामिनेशन की तैयारी नहीं होती, ये आपका ट्रांसफॉर्मेशन भी होता है। क्योंकि जब आप ठीक है नौकरी की तैयारी करेंगे तो विभिन्न सिद्धांतों का अध्ययन ये आपको करना पड़ेगा, और जब आप विभिन्न सिद्धांतों का अध्ययन करेंगे तो वे सिद्धांत आपकी मनोस्थिति को प्रभावित करेंगे और वो प्रभाव स्वयं आपको रूपांतरित करेगा। ठीक है, और जब आप ट्रांसफॉर्म होकर आएंगे तब आप अधिक मैच्योर होंगे और तब आप उस पद के लायक होंगे। इसीलिए आपसे कंपटीशंस में वे सवाल किए जाते हैं जिनके उत्तर आप फौरी तौर पर न दे पाए। ठीक है, ढूंढ कर आपसे वो सवाल किया जाता है जिसका उत्तर आपके पास न हो, जब तक कि आपने ठीक से ब्रॉड तैयारी न की हो। ठीक है, क्योंकि एक लोक पद पर पहुंचने के बाद लोगों का भविष्य लिखने का हक आपके हाथों में आ जाएगा, तो आप इमेच्योर पर्सन की तरह कुछ चीजें रटकर वहां न पहुंच जाए। इसलिए एलएलबी एग्जाम्स उनमें इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, और आपने थोड़ा बहुत तो छोड़िए 100% गलत लिखा है तो भी आप पास हो जाते हैं, लेकिन कंपटीशंस में ऐसा नहीं होता। ठीक है, यही फर्क है। जमानत आपने एलएलबी में भी लिखी थी और जमानत ही आपसे एपीओ के एग्जाम में पूछी जाएगी, लेकिन जिस जमानत पर आपको एलएलबी में 80% अंक मिले थे उसी जमानत पर एपीओ के एग्जाम में 0 मिलेगा, उसी जमानत पर। ठीक है, क्योंकि एक लोक पद पर आने के बाद स्थिति बदलती है। इसलिए शिक्षा ये यदि आपको उपलब्धि दिला रही है, शिक्षा यदि आपके जीवन को रूपांतरित कर रही है तो वो शिक्षा है। वो आपको नौकरी दिला दे ये शिक्षा होती ही नहीं। लेकिन दुर्भाग्य ये कि आज शिक्षा और नौकरी में एक आवश्यक संबंध देखा जा रहा है और आप कहते हैं कि हम शिक्षित हुए लेकिन नौकरी नहीं मिली। इसका मतलब यह हुआ कि अगर नौकरी पहले मिल गई होती तो शायद शिक्षित ही नहीं होते, तब आपको गवर्नमेंट से कोई शिकायत न होती कि वो आपको नौकरी दे देती और स्कूल न खोलती, तो शायद आपको कोई शिकायत ही नहीं होती। ये कैसी बात है, तो बात ही अपने में गलत है। तो अगर ये कहा गया, ये कुछ भी कहा गया, तो आपको उसे याद नहीं करना चाहिए कि कुछ भी कहा गया और आपने उसे याद कर लिया। सबसे बड़ी समस्या यही है कि आपसे कुछ भी कहा जाता आप याद कर लेते हैं, और याद नहीं करना है, उस चीज को देखना है, अनुभव करना है, जीना है। अगर देखा, अनुभव किए और जिए तो याद तो अपने आप हो जाएगी। हम आपसे कहा करते हैं कि आप कहते हैं बेयर याद नहीं होता, बेयर शब्दशः याद होता है। आपने समझा तो हो, आपने उसे जिया तो हो, आपने उसका प्रैक्टिकल उन जगहों पर तो किया हो जहां पर उसका प्रैक्टिकल होता है। अगर वो हुआ है तो बेयर तो छोड़िए, दुनिया का कोई भी सिद्धांत याद ही हो जाता है। ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, आपने याद कर रखा है। अगर ऑनेस्टी को जिया हो आपने तो आप खुद ही जान जाएंगे कि ये बेस्ट पॉलिसी है, और फिर याद करने की जरूरत नहीं, भूलेंगे ही नहीं। भाई याद करने की जरूरत कब है? जब भूलें।
भूलना ही खत्म, याद करने की बात ही खत्म हो गई। तो इसलिए चीजों को जानना चाहिए, समझना चाहिए, देखना चाहिए, याद नहीं करना चाहिए। आपकी सबसे बड़ी बात यह, आप याद कर लेते हैं और फिर जानने की, समझने की जरूरत यही खत्म हो जाती है। आपने याद कर रखा है कि फूलों में खुशबू होती है। अगर आप एक बार फूल सूंघ लेंगे तो फिर याद करने की जरूरत नहीं है, वो तो पता ही है। ये अब आप भूल ही नहीं सकते कि फूलों में खुशबू होती है। और अगर आपको रोज सिर्फ पढ़ाया जाए और समझाया जाए, फूल दिखाया ना जाए, उसकी गंध आपने कभी अनुभव ना की हो, तो यह हो नहीं सकता कि आपको पता लग जाए कि फूलों में खुशबू होती है। इसलिए याद नहीं करिए, याद बिल्कुल ना करिए। याद तो हो ही जाएगा। सुनिए, समझिए, पढ़िए, कोशिश करिए। याद होना ये तो स्वयं घटित होने वाली प्रक्रिया है। याद करना ये कृत्य नहीं है। आपने कृत्य और घटना इसका अंतर नहीं समझा है आज तक। कृत्य वो है जो आप अपनी शक्ति से करते हैं, और घटना आप सिर्फ परिस्थितियां उपलब्ध करते हैं, घटित अपने आप होती है। याद होना ये घटना है, ये कृत्य नहीं है। और जब तक आप इसे कृत्य बनाए रखेंगे, तब तक यह घटना कभी घटित नहीं होगी। क्योंकि याद करेंगे फिर भूल जाएंगे, क्योंकि दिमाग में विचारों की भीड़ है, उसमें कुछ भी याद नहीं रहेगा। लेकिन एक बार अगर घटना घटित हो गई, आपने सुन लिया, समझ लिया, तो फिर कृत्य करने की जरूरत ये खत्म, फिर कुछ नहीं करना है। एक आउटलाइन आपके दिमाग में हमेशा रहेगी। तो इसलिए कोशिश करिए, जो भी स्टेटमेंट बोले जा रहे हैं उनकी परीक्षा करने की, क्या वाकई वैसा ही है जब ये कहा जा रहा अनुच्छेद 14 का विस्तार है अनुच्छेद 15, तो ऐसा क्यों बोला जा रहा है, इस बात की परीक्षा करनी पड़ेगी। तो अनुच्छेद 14 क्या कहता, विधि के समक्ष समता होगी और विधियों का समान संरक्षण उपलब्ध होगा। ठीक है, और भारत के राज्य क्षेत्र में, ठीक है, अनुच्छेद 14 विस्तार है, अनुच्छेद 15 विस्तार है अनुच्छेद 14 का। इसका मतलब यह हुआ कि अनुच्छेद 15 या तो अनुच्छेद 14 जो कुछ कह रहा है उसे बढ़ाएगा, ठीक है, और यह अनुच्छेद 14 जो कुछ कह रहा है उसे अनुच्छेद 15 और गुणवत्ता युक्त बनाएगा। दो बातें ये हो सकती हैं, क्योंकि यही दो बातें हैं जिनके आधार पर एक चीज को दूसरे का विस्तार घोषित किया जाता है। ये भी समझने लायक बात। आप पढ़ते हैं आज भी अखबार में कि अग्निवीरों को कमिंग जो पुलिस की भर्ती होगी उसमें 20% क्षैतिज आरक्षण दिया जाएगा। ठीक है, क्षैतिज आरक्षण दिया जाएगा। क्षैतिज का मतलब क्या हुआ, हॉरिजॉन्टल। ठीक है, और जब हम लोग पहुंचेंगे रिजर्वेशन में, कहां, रोजगार में, तो वर्टिकल रिजर्वेशन की भी एक कॉन्सेप्ट इसका भी आएगा। तो ये वर्टिकल रिजर्वेशन क्या है, ये क्षैतिज रिजर्वेशन क्या है। ठीक है, इसका मतलब यह हुआ कि दो प्रकार की चीजें होती हैं, एक हॉरिजॉन्टल, दूसरी वर्टिकल।
तो रिजर्वेशन के संदर्भों में जब हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल हम देखेंगे तो हॉरिजॉन्टल का मतलब यह हुआ कि अगर 720 पोस्ट हैं तो 20% हमने इसका निकाल लिया और 20% उनके लिए अग्निवीरों के लिए रिजर्व हो गया। हॉरिजॉन्टल का मतलब सतह पर और वर्टिकल का मतलब यह हुआ कि 20% अग्निवीरों को हम रिजर्वेशन देंगे। यानी जब हमने पुलिस में देना शुरू किया तो नीचे नहीं ऊपर से हम देखेंगे कि कितने डीजीपी रैंक के अधिकारी अग्निवीर हैं, कितने आईजी रैंक के अधिकारी अग्निवीर हैं, कितने एसपी रैंक के अधिकारी, यानी गुणवत्ता युक्त, और इसको भी विस्तार ही माना जाएगा। ठीक है ना। तो अनुच्छेद 14 इसका विस्तार अनुच्छेद 15 करता है, यह तब भी माना जाएगा जब अनुच्छेद 14 की एम्बिट को यह बढ़ा दे, और अनुच्छेद 15 अनुच्छेद 14 का विस्तार करता है, यह तब भी माना जाएगा जबकि अनुच्छेद 14 की गुणवत्ता को, अनुच्छेद 14 की क्वालिटी को अनुच्छेद 15 और इंप्रूव कर दे तो भी माना जाएगा। ठीक है ना। दोनों दशाओं में अनुच्छेद 15 अनुच्छेद 14 का विस्तार ही माना जाएगा। ठीक है। विस्तार एक दिशा में नहीं होता, विस्तार दो दिशाओं में होता है। ठीक है। तो अब हमें देखना पड़ेगा कि अनुच्छेद 14 का जो क्षैतिज प्रसार है, उसकी जो व्यापकता है, क्या अनुच्छेद 15 उसे बढ़ा भी सकता है? तो इसका उत्तर है नहीं। क्यों? क्योंकि अनुच्छेद 14 की व्यापकता हर उस व्यक्ति तक है जो भारत के राज्य क्षेत्र में उपस्थित है। इससे ज्यादा अनुच्छेद 14 की व्यापकता हो ही कैसे सकती है? क्योंकि अनुच्छेद 14 भारत के संविधान का भाग है, यह दुनिया भर में तो लागू नहीं हो सकता। और भारत के राज्य क्षेत्र में जितने लोग हैं सबके लिए विधि के समक्ष समता और विधि का समान संरक्षण हमने ऑलरेडी अनुच्छेद 14 में गारंटीड कर दिया। इसका मतलब यह हुआ कि अनुच्छेद 15 कम से कम अनुच्छेद 14 की व्यापकता को किसी सूरत बढ़ा नहीं सकता। एक बात तो तय हो गई कि इसकी व्यापकता को बढ़ाया नहीं जा सकता। तो इसके बाद भी अनुच्छेद 15 को अनुच्छेद 14 का विस्तार कह रहे हैं, तो इसका मतलब यह हुआ कि गुणवत्ता, इस पर कोई प्रभाव निश्चित रूप से अनुच्छेद 15 डाल रहा है। इसका मतलब ही यह निकल आता है, अन्यथा इसको उसका प्रसार कह ही नहीं सकते। अनुच्छेद 15 को अनुच्छेद 14 का विस्तार कहा ही नहीं जा सकता, क्योंकि व्यापकता तो बढ़ा ही नहीं सकते। दुनिया भर में अनुच्छेद 14 लागू नहीं हो सकता क्योंकि वो भारत का संविधान है। और भारत के राज्य क्षेत्र में ऑलरेडी हमने सबको विधि के समक्ष समता और विधि का समान संरक्षण ये दे दिया, चाहे वो देशी हो और चाहे विदेशी हो। ठीक है। क्योंकि अनुच्छेद 14 में एक भी शब्द ऐसा प्रयुक्त नहीं है जो ये प्रदर्शित करता हो कि अनुच्छेद 14 का संबंध भारत के नागरिकों से है। ऐसा एक भी शब्द नहीं है उसमें। और जो शब्द किसी कानून में नहीं है उसे पढ़ लेने की ताकत आप तो छोड़िए, स्वयं सुप्रीम कोर्ट में नहीं है। यह भी एक बड़ी खराब बात है कि यह भी आप नहीं मानते। आप अपने मन से कानून में शब्दों को जोड़ और घटा देते हैं, जबकि आप कामा भी नहीं लगा सकते अपने मन से। सुप्रीम कोर्ट नहीं लगा सकता, वो अनकॉन्स्टिट्यूशनल घोषित कर सकते हैं, लेकिन उपबंध को स्टैट्यूट बुक से हटा दें ये नहीं होता। 1860 में 303 बनी थी और 1 जुलाई 2024 को जो बीएनएस आई तभी 303 हटी, उससे पहले नहीं हटी। लिखी वो वैसे ही रही। और जो कि मिठू बनाम पंजाब राज्य में युगों पहले उन्होंने उसे अनकॉन्स्टिट्यूशनल कर दिया। तो कामा भी नहीं हट सकता, कामा भी, और आप पूरी पूरी चीजें ही हटा देते हैं।
तो अनुच्छेद 14 में एक भी शब्द ऐसा नहीं है जो उसका संबंध भारत के नागरिक से जोड़ता हो। इसका मतलब यह हुआ कि अनुच्छेद 14 के व्यापकता को, उसके प्रसार को अनुच्छेद 15 बढ़ा नहीं सकता। फिर भी अनुच्छेद 15 को अनुच्छेद 14 का विस्तार कह रहे हैं। इसका मतलब गुणवत्ता पर कोई असर डेफिनेटली अनुच्छेद 15 डालता होगा। अब डालता है, इसकी परीक्षा करनी पड़ेगी, तब पता लगेगा कि अनुच्छेद 14 का विस्तार है या नहीं। तो अब देखना पड़ेगा। अनुच्छेद 14 भारत के संविधान में यह ठीक है कि विधि के समक्ष समता और विधि का समान संरक्षण, ये हमने भारत की धरती पर मौजूद सारे लोगों को उपलब्ध करवा दिया, लेकिन फिर भी इस धरती के जो नागरिक हैं उनके प्रति जो हमारी जिम्मेदारी है, वो जिम्मेदारी दुनिया के नागरिकों के प्रति नहीं है। यानी अनुच्छेद 14 का ये एस्पेक्ट जो हमने पढ़ा था, ये राज्य की जिम्मेदारी है कि वो एक इगैलिटेरियन यानी समता मूलक समाज की स्थापना करे, ताकि सभी को यानी भारत के नागरिकों को विधि का समान संरक्षण उपलब्ध हो सके। ठीक है ना। जो उसका एक फेज है अनुच्छेद 14 का, वो एक फेज तो यह है कि विधि के समक्ष समता होगी। ठीक है, अर्थात किसी के साथ मनमाना व्यवहार नहीं किया जाएगा, अर्थात किसी को भी अपॉर्चुनिटी टू बी हर्ट, इससे वंचित नहीं करेंगे, अर्थात किसी के प्रति भी हम अनरीजन डिसीजन नहीं देंगे, किसी से भी जो हम वचन देंगे उसका पालन करेंगे। ये जो उसका भाग है, ये तो सबको उपलब्ध होगा। लेकिन अनुच्छेद 14 का जो दूसरा डायमेंशन है कि स्टेट ऐसी व्यवस्था करे कि समता मूलक समाज का निर्माण हो, यह एस्पेक्ट अनुच्छेद 14 का भारत के नागरिकों के लिए ही उपलब्ध है, क्योंकि उन्हीं की जिम्मेदारी इस राज व्यवस्था के संचालकों पर है, दुनिया के नागरिकों की नहीं है। दुनिया के नागरिकों को संरक्षण देना, अगर वे भारत की धरती पर हैं उनसे इक्वल व्यवहार करना, यह सभ्यता की मांग है। यह किसी भी सभ्य राष्ट्र के सभ्य होने का, ठीक है, प्रथम प्रमाण है। इसलिए हमने अनुच्छेद 14 को सभी के लिए उपलब्ध कराया, लेकिन उसकी सीमा वहीं तक रोक दी जहां तक सभ्य व्यवहार अपेक्षा करता है। उसके बाद जो सेकंड एस्पेक्ट है अनुच्छेद 14 का, वो भारत के नागरिकों के लिए है, और उसके संबंध में बात केवल इस देश की राज व्यवस्था और इस देश के नागरिक, इन्हीं को ध्यान में रखकर की जाएगी। कि राज व्यवस्था का काम है कि वो ऐसे समतामूलक समाज की स्थापना करे जिसमें सभी नागरिक विधि के समान और विधि का समान संरक्षण हासिल कर सके। ये भारत के नागरिकों के लिए। और जब इस सेकंड एस्पेक्ट पर काम करेगी भारत की राज व्यवस्था, तब अनुच्छेद 15 उसकी क्वालिटी को इंप्रूव कर देगा। ठीक है, तब अनुच्छेद 15 वास्तव में अनुच्छेद 14 का विस्तार बनेगा, गुणवत्ता बढ़ाएगा। कैसे? क्योंकि हमारे कह देने से कोई बात नहीं होगी जब तक हम उसे होता देख ना लें। और एक बार जो कुछ आप होता देख लेंगे वो आपका अनुभव बन जाएगा, और जो कुछ आपका अनुभव है वो जिंदगी में भूला नहीं जा सकता। ठीक है ना, वो जिंदगी में भूल ही नहीं सकते, उसे याद, और जो भूल ही नहीं सकते तो उसे याद करने की जरूरत ये खत्म हो गई। ठीक है ना, उसे याद करने की फिर कोई जरूरत बची ही नहीं। ठीक है, इसीलिए कबीर को किसी शिक्षा की जरूरत नहीं है, क्योंकि शिक्षा वही है जो आपको उपलब्धि दिला दे। शिक्षा वो है जो आपके जीवन में जीवंत हो सके। ठीक है, और शिक्षा मूल्यों की होती है, और कबीर का जीवन मूल्यों से भरपूर है। इससे तुम्हें जिस शिक्षा की जरूरत है, नौकरी प्रदान करने वाली शिक्षा, वो उन्हें नहीं जरूरत है। इसलिए वे, ठीक है, अनपढ़ होते हुए भी बड़े बड़े पढ़े लिखों के लिए शोध का विषय है। ठीक है, तो अनुच्छेद 15 है
गुणवत्ता बढ़ाता है। कैसे, देखना पड़ेगा। अनुच्छेद 14 क्या कहता है कि विधि का समान संरक्षण सबको उपलब्ध हम कराएं, इसके लिए वर्गीकरण की जरूरत पड़ेगी। ये तो कहता है अनुच्छेद 14। अनुच्छेद 14 का जो सेकंड एस्पेक्ट है, जो भारत की राज्य व्यवस्था पर ये दायित्व रखता है कि उसे ऐसी व्यवस्था निर्मित करनी चाहिए। जब हम अनुच्छेद 14 को अनुच्छेद 38 के साथ पढ़ते हैं, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ द स्टेट पॉलिसी के साथ, तो राज्य व्यवस्था का ये दायित्व बन जाता है कि वो ऐसी व्यवस्था निर्मित करे जिसमें विधि के समक्ष सब समान हो सके और विधि का समान संरक्षण सबको उपलब्ध हो सके। ठीक है, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय जो हमने प्रियम्बल में घोषित किया वो सबको मिल सके। विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समता, ये सबको मिल सके। जब राज्य व्यवस्था इस डायरेक्शन में काम करना प्रारंभ करेगी, तो जो राज्य व्यवस्था के सामने दिक्कत है वो क्या है कि नागरिकों की आवश्यकताएं, उनकी परिस्थितियां ये अलग अलग है और इसलिए बिना युक्ति संगत वर्गीकरण हम सभी को प्रतिष्ठा और अवसर की समता उपलब्ध नहीं करा सकते। और इसका सबसे बेहतर उदाहरण विकलांग का ही होता है, उससे बहुत जल्दी बात समझ में आती है। विकलांग का भी ट्रेन की सीट पर उतना ही हक है जितना आपका, आपसे कम नहीं है उसका हक। और रिजर्वेशन करा के आप नहीं चल रहे हैं और रिजर्वेशन करा के वो नहीं चल रहा, तो भी आप दोनों का सीट पर बराबर का हक है और उसके विकलांग होने में स्वयं उसका कोई दोष नहीं है, वो ईश्वर का, ठीक है, अपनी कृपा या उसकी जो भी आप मान लें, ईश्वरी दंड मान लें, जो भी माने आप, उसमें उसका कोई दोष नहीं। और जो उसका दोष नहीं तो एज ए राज्य हम कम से कम उसके साथ कोई गैर बराबरी का व्यवहार नहीं कर सकते। उसे सीट मिलनी ही चाहिए। मीनिंग देयर बाय आपको सीट मिलने की जितनी संभावनाएं हैं उतनी संभावनाएं उसे भी उपलब्ध रहनी ही चाहिए। लेकिन अगर उसके लिए हम अलग से कंपार्टमेंट नहीं लगाएंगे, अलग सीटें नहीं लगाएंगे, तो आप जीवन में उसे सीट मिलने ही नहीं दोगे। आप तो खिड़की से घुस जाओगे, ऊपर से कूद के आ जाओगे, वो कैसे आएगा? तो हमें डंडा चलाना ही होगा। हमें कहना पड़ेगा कि नहीं, इतनी सीटों पर कोई बैठेगा ही नहीं, तो पहले आए या पहले नहीं आए इससे फर्क नहीं पड़ता, वो जितनी भी देर में आए वही बैठेगा। ये हमें कहना ही पड़ेगा। ठीक है, हमें एक युक्ति संगत वर्गीकरण, यानी हमें प्रतिशत निकालना पड़ेगा कि समाज में लगभग कितने प्रतिशत विकलांगों की संख्या है, उतने प्रतिशत सीट्स उनके लिए रिजर्व हमें करनी पड़ेंगी, तब जाकर कहीं मैथमेटिकल नहीं लेकिन लगभग उतनी ही सीटें, जितने प्रतिशत उनकी संख्या है, तब जाकर आपके बराबर उन्हें अवसर की समता उपलब्ध हुई है। अदरवाइज ये संभव ही नहीं है कि विधि का समान संरक्षण और विधि के समक्ष समता सबको मिल सके। युक्ति संगत वर्गीकरण यह करना पड़ेगा। लेकिन वर्गीकरण कब युक्ति संगत नहीं माना जाएगा, यह 15(1) बताता है। ठीक है ना, 15(1) क्या बता रहा? वर्गीकरण कब युक्ति संगत नहीं होगा। इसलिए 15 विस्तार है 14 का, क्योंकि 15(1) कहता है राज्य अपने नागरिकों के बीच, ठीक है ना, तो 14 की एफिशिएंसी है, 14 का जो सेकंड पार्ट है उसकी जो एफिशिएंसी है उसको उसने बढ़ाना शुरू कर दिया। उसने उसकी जो मारक क्षमता है, उसके जो, ठीक है, उसका जो प्रभाव है उसको और बढ़ा दिया। और बढ़ा दिया मीनिंग देयर बाय उसने विधि का समान संरक्षण उपलब्ध करने की दिशा में और तेजी से प्रगति करने का रास्ता यह खोल दिया।
सब समान होंगे ना विधि के समक्ष समता। ठीक है, तो फर्स्ट प्रोस्पेक्ट है विधि के समक्ष समता, उसको ध्यान में रखकर और युक्ति संगत वर्गीकरण, दोनों आवश्यकताओं को ध्यान में रखकर अनुच्छेद 15 ने कहा कि राज्य अपने नागरिकों के बीच केवल धर्म, केवल जाति, केवल लिंग, केवल मूल वंश और केवल जन्म स्थान, इसके आधार पर कोई विभेद नहीं करेगा। तो इसने अनुच्छेद 14 की जो इफेक्टिवनेस थी, उसकी जो प्रभावकारिता थी, उसको और बढ़ा दिया। दैट इज व्हाई इट हैज बीन सेड बाय अस दैट इट इज द एक्सटेंशन ऑफ आर्टिकल 14। ठीक है, इट इज द एक्सटेंशन ऑफ आर्टिकल 14, ये इसीलिए कहा जाता है। और आप अनुच्छेद 16 को देखें, क्योंकि नौकरियां सीमित हैं। ठीक है, हार्ट की भाषा में बात करें तो हार्ट कहता है न्यूनतम नैतिकता ये विधियों में होनी चाहिए। क्यों होनी चाहिए? तो वो 5 कारण बताता है कि सीमित अवसर है, सीमित परोपकारिता। ठीक है, ऐसी 5 चीजें, उनमें से जो प्रासंगिक है यहां पर वो ये है कि सीमित अवसर है, और उन सीमित अवसरों को, ठीक है, अवसर की समानता के सिद्धांत के आधार पर हमें भारत के सारे नागरिकों के लिए उपलब्ध कराना है। इसलिए मसला जब रोजगार का आएगा, नियोजन का आएगा, और वो भी राज्य के अधीन, तब हम थोड़ा और सख्त हो जाएंगे, और सख्त होंगे। और अनुच्छेद 16 में इसी कारण से अनुच्छेद 15 के सारे आधार लिखे गए हैं, लेकिन निवास स्थान, ठीक है, और एक कुछ और बढ़ा हुआ है। 2 आधार अनुच्छेद 16 में बढ़े हुए हैं। ठीक है, अनुच्छेद 15 की अपेक्षा। ठीक है, अनुच्छेद 16 में कहता है धर्म, मूल वंश, यह है जाति, लिंग, उद्भव और निवास स्थान। उद्भव और निवास स्थान, ये 2 चीजें और बढ़ गई। ठीक है, थोड़ा हम और सख्त हो गए। क्यों? क्योंकि राज्य के अधीन नियोजन की बात है। ठीक है, राज्य के अधीन नियोजन की बात है। तो जब राज्य के अधीन नियोजन की बात है तो 15 की बात को हमने और इफेक्टिव बनाया, उसमें 2 ग्राउंड और जोड़ दिया। ठीक है, तो इस ढंग से आप देखेंगे तो 14 का एक्सटेंशन 15 भी है, और 14 का ही एक्सटेंशन 16 भी है। जिस एक्टिविटी को वो लागू हो रहे हैं, उस एक्टिविटी में जितनी कठोरता की जरूरत होती जाती है, उतनी कठोरता हम 15 और 16 के बीच बढ़ाते जा रहे हैं। अन्यथा वो 14 का ही विस्तार है। ठीक है, और इसीलिए यह कहा जाता है कि 14, 15 और 16 ये एक कोड का निर्माण करते हैं। और इसीलिए आप ये देखते हैं कि वर्गीकरण जिन आधारों पर मना है वे 15 और 16 में कोड कर दिए गए। इसका मतलब यह हुआ कि 15 और 16 में जो कोड किया गया है उसे छोड़कर वर्गीकरण के सारे आधार हो सकते हैं। और इसीलिए यह कहा जाता है कि रिजर्वेशन सिर्फ 15-3, 15-4, 16-3, 16-3 कह रहे हैं, 15-3, 15-4, 16-4 इसी में नहीं मिलता, 14 में भी मिलता है। रिजर्वेशन 14 में भी मिलता है। फ्रीडम फाइटर्स का रिजर्वेशन, ठीक है, हिल एरियाज में रहने वालों का रिजर्वेशन, ये कहां मिलता है? मिलता तो 14 में है, क्योंकि 15-3 में आप दे सकते हैं महिलाओं को। कैसे दे सकते हैं उस पर अभी हमने बात नहीं की, लेकिन दे सकते हैं। कैसे दे सकते हैं उस पर करेंगे। फिलहाल प्रासंगिक हो गया तो बता देते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है पीवी विजय कुमार वर्सेस स्टेट ऑफ आंध्र प्रदेश, इस मुकदमे में कहा है कि दिया जा सकता है रिजर्वेशन भी 15-3 में। कैसे कहा है वो अलग सवाल है, ठीक है, लेकिन उस पर बात करेंगे।
कैसे कहा, क्यों कहा, लेकिन कहा है। और चूंकि कहा है तो अनुच्छेद 141 के मुताबिक उनके द्वारा घोषित विधि देश की विधि है, ये तो है ही है। साथ ही वे अधिकृत व्याख्याकार भी हैं कॉन्स्टिट्यूशन के, तो वो जो बता रहे हैं वो माना जाएगा। ठीक है, तो आपका 15(3) में महिलाओं को, 15(4) में सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड एससी एंड एसटी, वो भी रोजगार को छोड़कर, क्योंकि रोजगार के लिए 16 है, और वहां अलग ढंग से बात की है उन्होंने। राज्य के पिछड़े वर्ग के नागरिक जिनका उचित प्रतिनिधित्व तो नहीं है, इस ढंग की बात हुई है। ठीक है, तो आपका फ्रीडम फाइटर्स पिछड़े हुए नागरिकों में तो नहीं आते हैं। ठीक है, इसके अलावा हिल एरिया, पर्वतीय स्थानों में रहने वाले आदिवासी वगैरह, ये पिछड़े नागरिकों में तो नहीं आते हैं। आदिवासी तो मानो आ भी सकते, लेकिन सारे आदिवासी आते हो ये जरूरी नहीं, लेकिन रिजर्वेशन उनके फेवर में होते हैं। ये कैसे होते हैं भाई, क्यों होते हैं? अगर आपके दिमाग में ये सवाल नहीं उठते तो कानून पढ़ने से कोई फायदा नहीं। और अगर आपने इतने विस्तार में चीजों को नहीं समझा तो नौकरी भी नहीं मिलेगी, ये भी तय मानिए, क्योंकि नौकरी प्री क्वालिफाई करने से नहीं मिलेगी, वो मेंस और इंटरव्यू सब क्वालिफाई करने से मिलेगी। और मेंस तभी हो पाएगा जब विस्तार से चीजें पता हो, जब तक विस्तार से नहीं पता है, क्योंकि मेंस वो जो सवाल बनाते हैं उसकी फ्रेमिंग ही ऐसी होती है कि उसका उत्तर दिया ही नहीं जा सकता जब तक कॉन्सेप्ट पूरी तरह आपको नहीं मालूम, और वो इसीलिए रखा जाता है क्योंकि कॉन्सेप्ट को पूरी तरह जब आप पता करेंगे तो आप वही नहीं रह जाएंगे जो कॉन्सेप्ट को पता करने से पहले थे, आपका विकास हो जाएगा। ठीक है, आप डेवलप्ड होंगे और एक मैच्योर डेवलप्ड पर्सनालिटी लोक सेवक के रूप में चाहिए, इसलिए वो सारी प्रक्रिया रखी जाती है। क्योंकि यात्रा जब भी आप किसी डेस्टिनेशन की करते हैं तो सिर्फ यात्रा नहीं होती है, सिर्फ यात्रा नहीं होती है, वो आपके व्यक्तित्व का विकास भी होता है। क्योंकि यात्रा में 20 लोगों से कन्वर्जेशन ये आपको करना पड़ता है, तो कन्वर्जेशन कैसे किया जाए ये भी सीखते हैं आप। दूसरों से सहयोग लिया कैसे जाए, दूसरों का सहयोग किया कैसे जाए, दोनों बातें आती हैं आपको। कहा जाता है कि अगर आपको दुनियादारी की तमीज नहीं है तो एमएसटी बनवा लीजिए, महीने भर डेली अप डाउन करिए, आपको दुनियादारी की तमीज आ जाएगी। ठीक है, तो यात्रा स्वयं अपने में सिर्फ डेस्टिनेशन तक पहुंचाने का साधन नहीं है, वो आपको भी रूपांतरित कर देता है, वो आपको भी बदलता है। इसलिए जब आप विस्तृत पढ़ते हैं तो आप वही नहीं रह जाते हैं जो पढ़ने से पूर्व थे। इसलिए विस्तृत थारो स्टडी यही ठीक बात होती है। ये अलग बात है आपने इसके महत्व को समझा ही नहीं, और आपके नासमझ बने रहने से नुकसान आपके होंगे, किसी और के नहीं होंगे। किसी का कुछ नहीं ले जाएंगे आप, नुकसान आपके होने हैं। तो इसलिए आप देखेंगे 15 विस्तार हुआ, इसलिए विस्तार हुआ क्यों? क्योंकि ये गुणवत्ता 14 की बढ़ा देता है, और 14 में भी रिजर्वेशन दिया जा सकता है, क्योंकि युक्ति संगत वर्गीकरण वहां परमिसेबल है, और वर्गीकरण के कौन से आधार नहीं हो सकते ये 15 में बताया। और जब आप रोजगार की बात करेंगे तो 15 वाले आधार, क्योंकि रिजर्वेशन देना, 16 में रोजगार में रिजर्वेशन देना, वो भी तो वर्गीकरण है तो वर्गीकरण। आप एक वर्ग बनाते हैं, इसे हम रिजर्वेशन देंगे, तो वर्गीकरण तो वो भी है। तो कौन से आधार वर्गीकरण के आधार नहीं हो सकते?
रोजगार की जब बात चलेगी वो 16 बताता है, और उसमें उन्होंने कहा कि 15 वाले तो नहीं ही होंगे, 2 और नहीं होंगे, उद्भव और निवास स्थान। जबकि 15 में उद्भव और निवास स्थान के आधार पर वर्गीकरण मना नहीं है। ठीक है, इसलिए 14 का विस्तार 15 और 15 का विस्तार 16 नहीं, बल्कि यूं कहें 14 का विस्तार 15 और 16 दोनों, क्योंकि दोनों वर्गीकरण में सुविधा। यह वर्गीकरण कैसे किया जाए, इस प्रश्न का समाधान प्रस्तुत करते हैं। इसलिए दोनों उसके एक्सटेंशन है, उसके विस्तार है, और जो विस्तार है वो स्वयं उसे, जिसका वो विस्तार है उसे नियंत्रित तो नहीं कर सकता, ना उसे सीमित कर सकता है। तो अगर वर्गीकरण के माध्यम से 15(3) में महिलाओं को और 16 ठीक है 4 में राज्य के पिछड़े हुए नागरिकों को आरक्षण दे सकते हैं, तो 14 में युक्ति संगत वर्गीकरण इसके माध्यम से, क्योंकि वहां भी तो युक्ति संगत वर्गीकरण के माध्यम से ही दे रहे, यहां हम किसी को रिजर्वेशन क्यों नहीं दे सकते? दे सकते हैं। ठीक है, अगर जरूरत है और किसी भी फील्ड में, चाहे वो पढ़ाई है, चाहे वो रोजगार है, चाहे कोई है, क्योंकि 16 14 को नियंत्रित नहीं कर सकता, 14 16 को नियंत्रित करेगा। ठीक है ना, 16 नियंत्रित नहीं कर सकता, या यूं कहें 16 नियंत्रित कर सकता है तो सिर्फ इस सीमा तक कि 16 में वर्णित आधार रोजगार के क्षेत्रों में वर्गीकरण के आधार नहीं हो सकते। ठीक है ना, लेकिन इसे नियंत्रण न कहा जाए, बल्कि इसको प्रभावकारिता को बढ़ाना कहा जाए, क्योंकि 14 का मूल उद्देश्य विधि के समक्ष समता को स्थापित करना है, और विधि के समक्ष समता इस ढंग से अधिक प्रभावी ढंग से स्थापित होगी। इसलिए यह नहीं कह सकते कि वो नियंत्रित कर रहा है, बल्कि यह कहा जाना चाहिए कि वो उसकी गुणवत्ता को बढ़ा रहा है, यह कहा जाना चाहिए। ठीक है, तो आपका 14 में भी रिजर्वेशन आ सकता है यदि जरूरत हो रही है तो, और किसी भी फील्ड में, चाहे वो पॉजिटिव एक्शन के रूप में एजुकेशनल इंस्टीट्यूट आदि में हो, और चाहे वो रोजगार में हो, दोनों जगह 14 में रिजर्वेशन हो सकता है और होता है। आप रोज देखते हैं, लेकिन आपकी तो आदत ही न सोचने की है, तो आप ये मान लेते हैं प्रधानमंत्री राजा होता है, क्योंकि आपकी तो मान्यता ही इसी ढंग की है, वो जो चाहे सो कर दे, इसलिए उसने कर दिया, इसलिए होता है। हमें तो मजा आता है। बड़े बड़े डॉक्टर, और डॉक्टर तो छोड़ो, बड़े बड़े वकील ये लिखते हैं कि फलाना गिरफ्तार हो गया और मोदी ने कुछ किया ही नहीं। ठीक है, अरे भाई कोई गिरफ्तार हुआ तो उसे मोदी क्या कर लेंगे? वो छूटेगा नहीं छूटेगा ये न्यायपालिका निर्धारित करेगी, ये तो मोदी क्या कर लेंगे? ठीक है, लेकिन बड़े बड़े डॉक्टर तो छोड़िए, बड़े बड़े वकील वो ये लिख रहे हो कि फलाना अरेस्ट हो गया, योगी ने कुछ किया ही नहीं, ये फलाना दोषी सिद्ध हो गया, वो जेल चला गया, मोदी ने देखो भिजवा दिया। ठीक है, मोदी ने डायरेक्शन दिया था कोर्ट को। ठीक है, आप उन्हें तो छोड़ो, जो लेमैन है कानून के दृष्टिकोण से, डॉक्टरी में होंगे पारंगत, कानून में थोड़ी है, लेकिन बड़े बड़े वकील जो दावा कर रहे हैं कि वे निष्णांत हैं कानून में, वो ये लिख रहे हैं। आपने तो राजा मान रखा है, आप तो बस ये मान के चलते हैं वो राजा है, जो चाहे तो कर, क्योंकि धारणा पूरी तरह मिथ्या है, पूरी तरह झूठ है, और आपकी मिथ्या धारणा नुकसान आपका कर रही है, किसी का थोड़ी कर रही है। तो 15(1) विस्तार है, 15(2) विस्तार है, और मूल रूप से अनुच्छेद 15(1) और 15(2) ही हैं। 15(3), 15(4), 15(5) ये बाद में जोड़े गए, मूल संविधान में 15(1) और 15(2) ही थे। 15(5) तो अभी
93वें 93rd संविधान संशोधन अधिनियम 2005 में जोड़ा गया। क्या कहता है देखेंगे। लेकिन 15(3), 15(4) और 15(5) तीनों बाद में जोड़े गए। मूल 15(1), 15(2) ही आवश्यकता चूंकि अनुभव हुई इसलिए जोड़ दिए गए। लेकिन तीनों इनेबलिंग प्रोविजन है, सामर्थ्यकारी उपबंध है। क्या लिखा? राज्य महिलाओं और बच्चों के पक्ष में विशेष उपबंध कर सकता है, यह लिखा है। करना पड़ेगा यह नहीं लिखा है। क्यों नहीं लिखा? क्योंकि जनरल प्रिंसिपल इक्वलिटी है, विधि के समक्ष समता, यह है जनरल प्रिंसिपल। ठीक है, तो लिंग के आधार पर महिलाओं के पक्ष में कोई विशेष उपबंध नहीं हो सकता। ठीक है, लिंग के आधार पर नहीं हो सकता। लेकिन एक टेस्ट लगता है जिसका नाम है बट फॉर सेक्स टेस्ट। यह भी खूब पूछा जाता है कि बट फॉर सेक्स टेस्ट, इसका अर्थ क्या होता है? बट फॉर सेक्स टेस्ट, सबसे पहले टेस्ट का अर्थ छोड़िए। बट फॉर सेक्स फ्रेज ये इस्तेमाल कहां होता है, या सबसे पहले कहां इस्तेमाल हुआ? ये इंग्लैंड के निर्णयों में इस्तेमाल होने वाला फ्रेज है, और इसका अर्थ यह होता है कि जहां महिलाओं को सिर्फ अपने लिंग के कारण पुरुषों की अपेक्षा, ठीक है, हानिकर स्थिति में रख दिया गया है सोसाइटी के द्वारा, वहां पर उनके पक्ष में विशेष उपबंध करके उन्हें पुरुषों के समान बराबरी पर ले आया जाएगा। जहां ऑलरेडी वे बराबर हैं, वहां लिंग के आधार पर उनके पक्ष में कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा। ये दोनों के परस्पर संबंध है, यानी जनरल प्रिंसिपल इक्वलिटी है। ठीक है, विदाउट मेकिंग एनी कॉम्प्रोमाइज विद द जनरल प्रिंसिपल ऑफ इक्वलिटी, ठीक है, स्पेशल प्रोविजंस कुड बी मेड इन फेवर ऑफ वुमेन्स। ठीक है, इफ देयर मे बी एनी एप्लीकेशन ऑफ द प्रिंसिपल बट फॉर सेक्स टेस्ट, अगर ये एप्लीकेबल हो सकता है तो रिजर्वेशन किया जाएगा। ठीक है, जैसे कहीं नाइट क्लासेस चल रही, महिलाएं नहीं आ सकती और इसके कारण से उनके साथ भेदभाव हो रहा है। नाउ द आर्टिकल 15 सबसेक्शन 3 विल बी एप्लीकेबल, और ये कहा जाएगा कि नहीं, महिलाओं के लिए इसी समय क्लास चलेगी। ठीक है, ये नहीं हो सकता। ठीक है, जहां पर केवल सेक्स के कारण वो हानिकर स्थिति में है, और चूंकि सदियों से ऐसा होता है, सभी धर्मों में हुआ है। ठीक है, इसलिए हमें यह लगता है कि 15(3) एक सार्वभौमिक प्रोविजन है, और उसके आधार पर महिलाओं के पक्ष में कुछ भी किया जा सकता नहीं, महिला होने के आधार पर नहीं। और यही जब हम रिजर्वेशन पढ़ेंगे तो देखेंगे जाति के आधार पर रिजर्वेशन नहीं है। और आप रोज मांग करते हैं कि जाति के आधार पर रिजर्वेशन नहीं होना चाहिए, जबकि वो है ही नहीं, जाति के आधार पर ऑलरेडी नहीं है। आपको लगता क्या है इससे मतलब नहीं है, जो है वो अलग हो सकता है आपके लगने से। तो आपको यह लग सकता है कि महिला होने के आधार पर 15(3) में रिजर्वेशन मिलता है, नहीं, गलत। जहां बट फॉर सेक्स टेस्ट एप्लीकेबल हो सकता है, वहीं 15(3) के फायदे के आधार पर, वहीं 15(3) का लाभ देकर महिलाओं को रिजर्वेशन दिया जा सकता है। रिजर्वेशन, एक बात हमने कही, कोई भी लाभ, चाहे वो रिजर्वेशन की सूरत में हो या किसी भी सूरत में हो, उन्हें दिया जा सकता है।
जैसे उन्होंने कहा कि हमने देखा कि ग्रेजुएशन लेवल पर महिलाओं की संख्या कम है। नहीं, ग्रेजुएशन लेवल तक पढ़ाई नहीं हो रही। ठीक है, क्यों नहीं हो रही? क्योंकि घर वाले भेज ही नहीं रहे। तो बट फॉर सेक्स टेस्ट एप्लीकेबल हो रहा है। क्यों? क्योंकि वे सिर्फ महिला हैं, इस कारण घर वाले नहीं भेज रहे। तो हम स्पेशल प्रोविजन कर देंगे कि अगर लड़की को आप ग्रेजुएशन में, ठीक है, एडमिट कराओगे तो उसे हम फ्री पढ़ाएंगे, उसका कोई पैसा नहीं लेंगे, किताबें भी देंगे और इतने रुपए स्टाइपेंड भी देंगे। ठीक है, क्योंकि बट फॉर सेक्स इस टेस्ट के कारण से वो अनफेवरेबल स्थिति में है। और जहां ऐसी स्थिति नहीं है वहां महिला होने के आधार पर कोई सुविधा नहीं मिलेगी। दोनों बातें आएंगी जब 15(3) पर हम लोग बात करना शुरू करेंगे। दोनों बातें आएंगी। जैसे बात आएगी कि गर्ल्स कॉलेज का प्रिंसिपल महिला को होना चाहिए, कोर्ट का नहीं, बिल्कुल गलत। क्यों होना चाहिए? ठीक है, लिंग मना है, डिस्क्रिमिनेशन नहीं हो सकता महिला के होने का। वहां होगा जहां बट फॉर सेक्स टेस्ट एप्लीकेबल हो। महिला अनफेवरेबल स्थिति में तो हो, महिला होने के कारण असुरक्षित, ठीक है, और अनफेवरेबल कंडीशन में हो सिर्फ महिला होने के आधार पर, ठीक है, तब देंगे, तब 15(3) आएगा। ये स्थिति नहीं है तो फिर क्यों आएगा? तब तो लिंग के आधार पर भेदभाव बना है, 16 में भी और 15 में भी। वो वर्गीकरण के आधार ही नहीं हो सकते। उन्होंने कहा कि जब एक गर्ल्स कॉलेज में शिक्षक ये मेल है, लाइब्रेरियन वो मेल हो सकता है, चपरासी वो मेल हो सकता है, अन्य कर्मचारी क्लरिकल स्टाफ वो मेल हो सकता है, तो आखिर प्रिंसिपल इसमें कौन सी खास बात? वो तो एडमिनिस्ट्रेटिव पोस्ट है, उसका तो पढ़ाने से भी मतलब नहीं होता, वो तो क्लास भी नहीं लेता। ले एक अलग बात है, क्योंकि जो प्रिंसिपल होता है नॉर्मली शिक्षा उसकी अभिरुचि में होती है। आप हमें कहीं प्रिंसिपल बना दो, हमें मजा ही नहीं आएगा जब तक हम क्लास ना लें। पढ़ाना मेरी हॉबी है, हमें अच्छा नहीं लगता जब तक हम क्लास में अपने बैठ के 4 बातें ना कर लें, तो वो अलग बात है। क्योंकि प्रिंसिपल अल्टीमेटली टीचर होता है, तो उसका मूल भाव जगता है, वो पढ़ाता है, वो एक अलग बात है। अदरवाइज तो वो प्रशासनिक पोस्ट है, और जो एडमिनिस्ट्रेटिव पोस्ट है उसका विद्यार्थियों से बहुत ज्यादा लेना ही देना क्या है, ज्यादा सिग्नेचर और फॉरवर्ड और ये और वो, यही तो होता है। तो उन्होंने कहा यहां कौन सी ऐसी दिक्कत है जिसकी वजह से आप कह रहे हो कि पुरुषों को गर्ल्स कॉलेज का प्रिंसिपल नहीं बनाया जा सकता? जो कोई बात ही नहीं हुई। जहां भी बट फॉर सेक्स ये टेस्ट एप्लीकेबल हो सकता है, वहां ये प्रिंसिपल एप्लीकेबल होगा। फिर उन्होंने क्या कहा? कर सकता है, और कर सकता है यही बात SC ST इन सबके रिजर्वेशन में कही गई। कर सकता है इसका मतलब यह है रिजर्वेशन किसी का भी अधिकार नहीं है, किसी का भी नहीं, किसी का भी अधिकार नहीं। जनरल प्रिंसिपल इक्वलिटी है। और जैसे अगर बट फॉर सेक्स ये टेस्ट एप्लीकेबल नहीं है तो महिलाओं के पक्ष में कोई विशेष उपबंध नहीं होगा। ऐसे ही अगर सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड क्लास को या SC ST को रिजर्वेशन देने की जरूरत है, ये आप सिद्ध नहीं कर सकते, तो फिर जनरल प्रिंसिपल इक्वलिटी है, तब रिजर्वेशन नहीं होगा। ठीक है ना? तब रिजर्वेशन नहीं हो सकता। और आपको यह साबित करना पड़ेगा कि देयर इज ए नीड फॉर द रिजर्वेशन, ओनली देन वी कैन मेक ए डिपार्चर फ्रॉम द जनरल प्रिंसिपल ऑफ द इक्वलिटी। और बस यहीं पर जातीय जनगणना फायदेमंद होगी, उससे रिजर्वेशन नहीं बढ़ेगा। जो बेवकूफ टाइप के लोग समझ रहे हैं उन्हें समझने दीजिए यहीं पर कि ये जो बट फॉर सेक्स टेस्ट जब एप्लीकेबल होगा तो महिलाओं को रिजर्वेशन मिलेगा।
रिजर्वेशन एक बात मुंह से निकले, कोई भी लाभ उन्हें तब दिया जा सकता है बाकी समाज को छोड़कर जब बट फॉर सेक्स ये टेस्ट लगे। और ऐसे ही SC ST और आपका जो बैकवर्ड क्लास है उनके पक्ष में कोई भी फायदेमंद उपबंध केवल तब किया जा सकता है जब आप ये साबित कर सकें कि युक्ति संगत वर्गीकरण जो अनुच्छेद 14 का ही तो विस्तार है, इस बात की मांग कर रहा है कि समान अवसर उपलब्ध कराने के लिए, प्रतिष्ठा के और अवसर की समता इसे उपलब्ध कराने के लिए रिजर्वेशन की जरूरत है। जब आप ये साबित कर पाए, और यहां पर जाति जनगणना, ठीक है, वो डेटा अवेलेबल कराएगी जिसके आधार पर इस जरूरत को आसानी से सिद्ध किया जा सकता है। ठीक है, इसलिए जाति जनगणना कराई जा रही है। ठीक है, और बाकी जो कुछ आपको बताया जा रहा वो सिर्फ हवाई बातें हैं, पॉलिटिकल, ठीक है, बातें वो चलती रहती हैं। ठीक है, जैसे जो निष्पक्ष मीडिया है उसका कहना यह है, और लगभग अब यह बात आई भी है, क्योंकि आज हमारे CDS ने भी कहा है कि युद्ध में यह नहीं देखा जाएगा कि किसका नुकसान, कितना नुकसान हमें हुआ, यह देखा जाएगा जीत किसे मिली। ये बात सही भी है, नुकसान तो सबको होंगे और होते हैं। ठीक है, तो आपका जैसे पहले दिन जब लड़ाई हुई, ठीक है, तो हमारे एक प्लेन को नुकसान पहुंचा, हमारा प्लेन गिरा, नो डाउट हमने उनके आतंकवादी अड्डे तबाह कर दिए, लेकिन एक प्लेन का नुकसान हमें हुआ। ठीक है, लेकिन तीसरे दिन फिर उनकी वो मार लगी कि वो बिल्कुल फिट हो गए और उनकी ओर से शांति संदेश आ गया। ठीक है, ये बिल्कुल सही है। ठीक है, लेकिन नुकसान तो दोनों तरफ होंगे ही होंगे। ये थोड़ी होगा कि लड़ाई होगी तो सब हमें कुछ होगा ही नहीं, हमारा भी नुकसान तो होना ही है, लेकिन ये देखा जाएगा फाइनली क्या स्थिति बनी। तो ऐसे ही जाति जनगणना है। जाति जनगणना के नाम पर पॉलिटिकल पार्टी, अच्छा हमने उन दिनों नहीं माना कि हमारा एक प्लेन गिरा, और आज भी हम इनडायरेक्टली मान रहे हैं, डायरेक्टली नहीं, क्योंकि ये मनोबल पर असर डाल देती है बात, ठीक है, देश के, इसलिए नहीं माना जाता है। वो पॉलिसी है, नहीं माने जाएंगे। ठीक है, उसको वैसे ही समझना चाहिए। बाकी ये फैक्ट है, दोनों तरफ नुकसान होंगे, लेकिन देखा यह जाएगा कि घुटनों पर कौन आया। ठीक है, फाइनली एक मोर्चा जीत या हार से युद्ध की जीत तय नहीं होती है, वो तो एक मोर्चे की जीत या हार है। ऐसे ही पॉलिटिकल पार्टीज क्या कह रही है जाति जनगणना पर, इससे कोई मतलब नहीं है। इनफैक्ट स्थिति क्या है, इससे मतलब है। इनफैक्ट स्थिति यह है कि जाति जनगणना से कोई रिजर्वेशन नहीं बढ़ने वाला। ये जो डेटा है ये मिलेगा क्योंकि ये इनेबलिंग प्रोविजन है। इनेबलिंग प्रोविजन का मतलब है जरूरत है तो इस्तेमाल करिए, जरूरत नहीं है तो इस्तेमाल नहीं होगा। जनरल प्रिंसिपल इक्वलिटी है। अब जब जनरल प्रिंसिपल इक्वलिटी है, जरूरत में ये प्रोविजन इस्तेमाल हो सकते हैं, तो फिर एक बात यह भी है कि रिजर्वेशन को लागू करना किसी राज्य का कोई कर्तव्य नहीं है। ये अलग बात है, पॉलिटिकल मजबूरियों के कारण कोई इसे डिनाई नहीं कर सकता, ठीक है, लेकिन राज्य का यह कर्तव्य नहीं है। अगर बट फॉर सेक्स टेस्ट लग सकता है, अगर जरूरत है प्रतिष्ठा और अवसर की समता उपलब्ध कराने के लिए रिजर्वेशन की, तो करिए, और अदरवाइज आप करेंगे तो जनरल प्रिंसिपल ऑफ द इक्वलिटी के खिलाफ जाएगा। और जब चुनौती दे दी जाएगी कि आपने बिना जरूरत किया है, तो आपको शो करना पड़ेगा कि हमने जरूरत के मुताबिक किया है। कभी यह भी सोच लिया करिए कि अगर फंडामेंटल राइट है आपका रिजर्वेशन, तो जितनी बार रिजर्वेशन होता है हर बार वो सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज कैसे हो जाता है। जितनी बार भी किया जाता है उतनी ही बार वो सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज हो जाता है।
कैसे, क्यों? ठीक है भाई, कोई तो कारण होगा। इसीलिए, क्योंकि यही तर्क होता है याचिका, जरूरत ही नहीं थी फिर भी किया। अब आपको सिद्ध करना एक जरूरत थी, और जब ये सिद्ध करना होगा तब जाति जनगणना काम में आएगी। अब सवाल यह उठता है, जब कर्तव्य नहीं है राज्य का रिजर्वेशन देना, तो अगर राज्य ने रिजर्वेशन नहीं दिया है तो कोई मंडमस इशू नहीं हो सकती। ये खूब प्री में, और ये प्री में पूछा जाता है, और ये सब मेंस में पूछा जाता है। ठीक है, और ये एक लाइन की बात है, और ये जीवन में याद नहीं रह सकती अगर आपने सारी बात नहीं समझी, और सारी बात समझिए तो इसे एक लाइन की बात में पूछा ही नहीं। क्योंकि मंडमस काहे के लिए इशू होती है? मंडमस इशू होती है जब लोक पद पर आसीन व्यक्ति अपने लोक कर्तव्यों का पालन नहीं करता। ठीक है, यानी दोनों बातें होनी चाहिए, लोक पद पर आसीन व्यक्ति हो और लोक कर्तव्य का पालन न कर रहा हो, तो मंडमस जारी होती है। प्राइम मिनिस्टर या मंत्रिमंडल लोक पद पर आसीन है, लेकिन रिजर्वेशन देना उसका लोक कर्तव्य नहीं है, उसका लोक कर्तव्य है समानता का व्यवहार। ठीक है, तो समानता के व्यवहार के लिए, अर्थात रिजर्वेशन न देने के लिए मंडमस जारी हो सकता है। ठीक है, यदि जरूरत नहीं है और आपने रिजर्वेशन दिया है तो मंडमस जारी हो सकता है। हुआ भी है यहां नगर पालिका चुनाव से पहले। ठीक है, यूपी गवर्नमेंट ने कुछ ये नहीं बताया कि रिजर्वेशन की जरूरत क्यों है, हाई कोर्ट गया, उठा के क्वेश हो गया सारा रिजर्वेशन। फिर इन्होंने फौरी तौर पर एक कमीशन गठित किया, वो कमीशन सब जगह गया, इसलिए 6 महीने लेट हो गए थे चुनाव, और फिर उसकी रिपोर्ट आई, उसके आधार पर इन्होंने कहा कि जरूरत है रिजर्वेशन की, और फिर जाकर रिजर्वेशन के आधार पर चुनाव हुए। ठीक है, तो रिजर्वेशन न देने के लिए मंडमस जारी हो सकता है, रिजर्वेशन देने के लिए मंडमस जारी नहीं होगा। ठीक है, क्योंकि समानता का व्यवहार ये लोक कर्तव्य है। ठीक है, मंत्रिमंडल का रिजर्वेशन देना यह लोक कर्तव्य नहीं है, और मंडमस लोक पद पर आसीन व्यक्ति जब लोक कर्तव्य का अपालन करे तो जारी होता है। ठीक है, आज बात यहीं तक रखेंगे, शेष बात कल करेंगे। ठीक है, देखते हैं।